गौरव गोगोई को तो पॉलिटिक्स जो है वो विरासत में मिली है। आपके और हिमंता के बीच में जो पूरा वॉर ऑफ वर्ड्स है वो ओवर पर्सनल होता जा रहा है। तो जब नेतृत्व की बात आती है तो व्यक्तित्व की बात तो आएगी ही। कांग्रेस की तरफ से हिमंता की वाइफ को टारगेट किया जा रहा है और उनकी तरफ से आपकी वाइफ को और आपके पाकिस्तान की यात्रा को टारगेट किया जाता है। आईएसआई के लिंक पे क्यों नहीं बोलते हैं गौरव गोगोई? साफ साफ एक बार सही जवाब क्यों नहीं देते? हम राजनीतिक लोग हैं, हम जनता के बीच में हैं, जनता की अदालत में हैं। अब जनता से जाके पूछिए, जनता साफ साफ बोल देगी। क्या पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही? चुनाव के समय ठीक पार्टी को क्राइसिस जो झेलनी पड़ी और मैनेजमेंट में उतरना पड़ा। जो असम में वाजपेयी भवन है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ पुराने कांग्रेसी नेताओं का दबदबा है। कट्टर भाजपा, कट्टर आरएसएस के लिए कोई जगह नहीं, कोई सम्मान नहीं। आपका स्टेटमेंट सुने तो ऐसा लगता है कि आप भाजपा की चिंता भाजपा से ज्यादा कर रहे हैं। मैं आज बदरुद्दीन अजमल के साथ भी बैठा हुआ था, उनकी बातें सुनिए तो लगता है कि उनका कांग्रेस से जाना सिर्फ और सिर्फ गौरव गोगोई की वजह से हुआ है। इस अलायंस से जाना कल गौरव गोगोई की वजह से हुआ है। लेकिन वो अभी भी साथ में बैठे हुए हैं कि अगर चुनाव में कल मेरे पास कुछ सीटें आ जाती हैं और कांग्रेस के पास सीटें आ जाती हैं और कांग्रेस सरकार बनने की स्थिति होती है तो मैं उनको समर्थन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गौरव गोगोई नहीं लेंगे मुझे। उनकी पार्टी को संपूर्ण रूप से आज असम के लोगों ने नकार दिया है और आज भी उनकी राजनीति ऐसी है जो वास्तविक में हिमंता बिश्वा शर्मा की बी टीम के हिसाब से ये ताज है और ये ताज उनके दल पर बहुत जचता है। अखिल गोगोई के साथ हमने समझौता किया है। अगर रिलायबल नहीं होते तो हम क्यों समझौता करते? इस बार तो हम बहुत स्पष्ट है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, खुल के बोलेगा, डट के बोलेगा, उनके साथ कांग्रेस पार्टी समझौता करेगी। How do you see हिमंता बिश्वा शर्मा as your opponent and in Assam? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। असम का चुनाव जो है अपने आखिरी लेग में है और हमारे साथ हैं इस समय गौरव गोगोई, सांसद भी हैं और जोरहाट विधानसभा से इस साल विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। गौरव, कैंपेन कैसा जा रहा है? बात करने के लिए पहले बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा बातचीत हो रही है हमारी 2-3 साल के अंतराल पे। कैसा जा रहा है कैंपेन? बहुत बढ़िया। लोगों के बीच में वो बहुत अच्छी ऊर्जा हमको दिख रही है। लोग असम में बदलाव चाहते हैं और अच्छा लग रहा है कि इस बात का कि यहाँ पर लोग जो थोड़े सहमे हुए से थे क्योंकि जिस प्रकार से डर और धमकाने की राजनीति चल रही थी हिमंता बिश्वा शर्मा जी के समय पर, आज लोग निडर होकर बाहर निकल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो जोश और साहस असम के लोग में हम देख रहे हैं उससे काफ़ी एक अच्छा माहौल भी बनता है और मैं समाज के प्रति भी बहुत कृतज्ञ हूँ। गौरव जी, एक पूरे कैंपेन का टेम्परामेंट अगर देखें ना तो आपके और हिमंता के बीच में जो पूरा जो वॉर ऑफ वर्ड्स है वो ओवर पर्सनल होता जा रहा है। मतलब लोगों को लगता है कि हम लोग पॉलिटिकल अटैक करते हैं, लेकिन आप देखिए कांग्रेस की तरफ से हिमंता की वाइफ को टारगेट किया जा रहा है और उनकी तरफ से आपकी वाइफ को और आपके पाकिस्तान की यात्रा को टारगेट किया जाता है। पर्सनल लाइफ पे इतना होने की क्या ज़रूरत थी आप दोनों लोगों को? क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस विशेष निर्वाचन में लोग काफ़ी सारे मुद्दों पर गौर कर रहे हैं। ना सिर्फ कि सरकार से हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन समाज आज की स्थिति में है और समाज को आने वाले समय में किस प्रकार से सुधारना है और अगर सुधारना है तो किस प्रकार की नेतृत्व की ज़रूरत आज की तारीख में नौजवानों की ज़रूरत है, गांव के लोगों की ज़रूरत है, मज़दूरों की ज़रूरत है, किस प्रकार का नेतृत्व की ज़रूरत है। तो जब नेतृत्व की बात आती है तो व्यक्तित्व की बात तो आएगी ही कि आज हमें एक उग्र राजनीतिज्ञ चाहिए या जो ऐसी राजनीतिक चाहिए जो दूरदर्शी हो। क्या हमें डर और धमकाने की राजनीति चाहिए या लोगों की बात सुनने की राजनीति चाहिए? क्या हमें सत्ता केंद्रीकरण की राजनीति पे ध्यान देना है या सत्ता विकेंद्रीकरण की? क्या हम अपने परिवार के सज्जनों को सरकारी कामों में लगाना उचित समझे या अनुचित समझे? तो मुझे लगता है कि इन सवालों पर गौर करते हुए लोग हम दोनों के नेतृत्व को और हमारे व्यक्तिगत जीवन को और जो हमारे राजनीतिक जीवन को बहुत करीबी से देख रहे हैं। मैं जोरहाट में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं हितेंद्र गोस्वामी, उनसे बात कर रहा था और वो उनका ये कहना था और उनके समर्थकों का भी ये कहना था कि गौरव गोगोई को तो पॉलिटिक्स जो है वो विरासत में मिली है, जो कि एक तरह से सच बात भी लगती है। लेकिन उनका ये कहना है कि गौरव गोगोई को अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों से जनता को सफाई देनी पड़ेगी। आईएसआई के लिंक पे क्यों नहीं बोलते हैं गौरव गोगोई? साफ साफ एक बार सही जवाब क्यों नहीं देते?
अब वो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देखते तो हम क्या करें, वो देखना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको तो झूठ की बाज़ार खोलनी है। तो जो हमने सच्चाई बार बार बोली है आपके दोस्तों से, आपके विभिन्न चैनल के पत्रकारों से, हमने जब उनके सवालों का उत्तर दिया है तो उत्तर वो क्यों सुनेंगे। पर हम राजनीतिक लोग हैं, हम जनता के बीच में हैं, जनता की अदालत में हैं। अब जनता से जाके पूछिए, जनता साफ साफ बोल देगी कि उनके कितने ये झूठे बातें हैं और कितनी हल्की बातें हैं। क्या कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा को इतनी हल्की तरीके से लेगा कि बेबुनियाद बातें करे, बिना सबूत के बातें करे। और जैसे आरोप लगा रहे उसके पश्चात भी केंद्र सरकार हमें सदन में, हमें उपदलपति के एक सांसद के तरीके से जो हमको सरकारी सुविधा मिलती है वो दे रही हैं। तो क्या अजीत डोभाल जी सो रहे हैं, क्या अमित शाह जी सो रहे हैं? तो इसीलिए जनता तो बेवकूफ़ नहीं है, जनता देखती है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि भाजपा अपने झूठ की इस बाज़ार को कभी बंद करेंगे। उनका कारोबार ही झूठ फैलाना है। पॉलिटिकल एनालिस्ट ये सवाल उठाते हैं कि असम में कांग्रेस बड़ी क्राइसिस में चली गई थी एक समय, जब हिमंता एक बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायकों को लेके अपनी सरकार बनाने चले गए। हिमंता कांग्रेस से चले गए भाजपा में, फिर प्रद्युत बोरदोलोई चले गए। प्रद्युत बोरदोलोई के जाना तो सबके लिए सरप्राइज़ था और आपके स्टेटमेंट्स देख के लग रहा था आपके लिए भी, क्योंकि एक रात पहले आप कह रहे थे कि कहीं नहीं जा रहे हैं, आपकी बात हुई है। भूपेंद्र बोरा चले गए। क्या पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही? चुनाव के समय ठीक पार्टी को क्राइसिस जो झेलनी पड़ी और मैनेजमेंट में उतरना पड़ा। आप इस बात की गिनती नहीं कर रहे कि भाजपा से कितने नेता चले गए। आपने इस बात की गिनती नहीं की कि भाजपा से केंद्र मंत्री, आरएसएस के कट्टर नेता राजेंद्र गोहाई जी भाजपा को छोड़ना पड़ा हिमंता बिश्वा शर्मा जी के कारण। आपने इस बात की गिनती नहीं की कि हाल में ही भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री, एक महिला जो ट्राइबल इलाके से आती है, नंदिता गार्लोसा जी, वो हमारे दल में शामिल हुए। आपने इस बात की गिनती नहीं की कि सितंबर के महीने से कई पूर्व विधायक, कई भाजपा के प्रत्याशी और दिसंबर के महीने में तो एक ही दिन में 10,000 लोग कांग्रेस में शामिल हुए। तो कांग्रेस हर तरीके से पहले और सशक्त हुई है। और आप इस बात का भी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी पूछ लीजिएगा कि भाजपा में ये जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, उससे भाजपा के खुद के नेता कितने संतुष्ट हैं। अभी जिस प्रद्युत बोरदोलोई जी का जाने की जिक्र किया, उनके जाने के बाद तुरंत वहाँ का एक पुराना भाजपा नेता वहाँ से निकल आया है और निर्दलीय खेल रहा है। तो भाजपा में तो आज वाजपेयी भवन में, जो असम में वाजपेयी भवन है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ पुराने कांग्रेसी नेताओं का दबदबा है। कट्टर भाजपा, कट्टर आरएसएस के लिए कोई जगह नहीं, कोई सम्मान नहीं। एक बात मैं नहीं, कई उन्हीं के दल के नेता करते हैं। और जहाँ पर कांग्रेस में एक नई कांग्रेस की बात आई है, हम एक नई असम की कल्पना करते हैं और एक नई असम में के लिए एक नई कांग्रेस की भी ज़रूरत है। आपका स्टेटमेंट सुने तो ऐसा लगता है कि आप भाजपा की चिंता भाजपा से ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब ये तो भाजपा के लोगों का जवाब होना चाहिए कि ना, कि उनके यहाँ से क्यों गए, तो वो सवाल दें। मतलब आप पर तो ये आरोप लगते रहे ना गौरव भाई की गौरव गोगोई ने इग्नोर किया यहाँ की लीडरशिप को, भूपेंद्र बोरा को इग्नोर किया गया, जितेंद्र सिंह को बीच में लाया गया तब उनको इग्नोर हुए, प्रद्युत बोरदोलोई बार बार विधानसभाओं माजुली का नाम लेते हैं कि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। इतनी सारी बातें हो रही, क्या इग्नोर हो गए बड़े लोग यहाँ के नेता? कहीं कमी रह गई उसको साधने में, समझ पाने में? नहीं, क्या भाजपा में इग्नोर हुए क्या? अभी हिमंता बिश्वा शर्मा जब भाजपा में शामिल हुए, उस समय के भाजपा के जो अध्यक्ष थे सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी, बहुत पुराने भाजपा के नेता हैं। वो अध्यक्ष थे जब हिमंता बिश्वा जी शामिल हुए। और आज जब हिमंता बिश्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री हुए तो उसी सिद्धार्थ भट्टाचार्य देव का टिकट काट दिया। एक पुराने आरएसएस के पूर्व विधायक थे अशोक शर्मा जी, नलबारी में आरएसएस का थोड़ा बहुत एक है, उनका प्रभाव है, मैं नज़रअंदाज नहीं करता। वो कहते हैं कि हमको कोई सम्मान नहीं। भाजपा के लोग बोलते हैं कि जिन लोगों पर हमने सिंडिकेट का आरोप लगाया, लुइस बर्जर, शारदा का आरोप लगाया, कोयला सिंडिकेट, गाय की तस्करी का सिंडिकेट का आरोप लगाया, आज वही भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो मैं तो यही आकलन करूंगा ना कि भाजपा की स्थिति क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस की स्थिति में आज अगर आप हमारे प्रत्याशियों की तालिका देखें तो 13 महिलाएं, कई सारे नए चेहरे, कई सारे नई पीढ़ी, कई सारे लोग जो पहली बार निर्वाचन खेल रहे हैं। कोई पहले अध्यापक थे तो कोई पहले डॉक्टर थे। तो मुझे तो कांग्रेस दल आज की तारीख में बहुत ही सशक्त और एक बहुत ही आशा के साथ आगे बढ़ी है। और लोग यही हमको कह रहे हैं, क्योंकि हम तो अपना फीडबैक
पत्रकारों से नहीं, हम तो जनता से लेंगे। और जनता कह रही है कि कांग्रेस अब जिस रास्ते पे है वो रास्ता सही है और इसी रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। गौरव जी, आपका अखिल गोगोई और ल्यूरिन ज्योतिन गोगोई, गोगोई की जो फैक्टर हो रही की बात होती है, ये चर्चा बहुत है। आज मैं अखिल गोगोई के साथ बैठा हुआ था, मेरी उनसे लगभग आधे घंटे बात हुई गाड़ी में चलते चलते, जैसे आपसे हो रही है। मैंने उनसे पूछ लिया क्या शिवसागर विधानसभा जहां से अखिल गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस का काडर उनके साथ है? और उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये मुझसे बोला कि नहीं, वहां के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे जो उनको लगता था कि वो होंगे, उनको टिकट नहीं दिया और वो आरएसएस के एजेंट की तरह काम करने लगे। लगभग लब्बो लुआब उनकी भाषा का ये था। और अखिल गोगोई ने कहा कि मैंने ये बात गौरव गोगोई को मैसेज करके बताया था कि कांग्रेस के काडर का साथ वहाँ पे उनको शायद नहीं मिला है। एक काडर क्या, बड़े नेताओं का साथ नहीं मिला जो शिवसागर विधानसभा पे चल मिलना चाहिए था। क्या आपका जो अलायंस है, कांग्रेस का जो अलायंस है, वो सही तरीके से ज़मीन पे नहीं उतर पाया? देखिए, सबसे पहले तो आपने तो नाइंसाफ़ी की। हमारे 6 पार्टियों का गठबंधन है, आपने सिर्फ 3 पार्टियों का उल्लेख किया। आपने सीपीएम माले का उल्लेख नहीं किया, आपने सीपीएम का उल्लेख नहीं किया। एक बड़ी ट्राइबल पार्टी है, ऑल पार्टी हिल्स ली कॉन्फ्रेंस ट्राइबल एरिया में, तो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए ना। जानकारी पूरे लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि हम तो 6 पार्टी का गठबंधन है। ये तो आप मीडिया में ये बातें चर्चित होती है कि 3 नेता हैं, बाकी नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर हमारे नेताओं के बीच में तालमेल भी है और हमारे कर्मियों के बीच में भी तालमेल है। और कभी वो हमको मैसेज करते हैं, कभी हम उनको मैसेज करते हैं, और अब एक दूसरे के मैसेजेस को हम पढ़ते हैं। और जहाँ पे हमें दिखे कि हम अपने कार्यकर्ताओं को क्योंकि निश्चय उनके मन में भी वेदना भी होगी, क्योंकि उनको भी प्रत्याशी होना था या उनके भी अपने पार्टी के सिंबल पर लोगों से वोट मांगने की ख्वाहिश थी, वो तो स्वाभाविक है। तो उनको भी उनकी वेदना होने के पश्चात भी हम तुरंत उस मैसेज पे काम करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, हमने भी उनको कहा है, वो भी हमारे कार्यकर्ताओं को समझाते हैं। पर बाय एंड लार्ज जो मैं देखता हूँ कि हमारे, आप किसी भी सभा में जाइए तो हमें सारे दलों के झंडे आपको देखेंगे। मैंने 2-3 सभाएं आपकी भी अटेंड की, बीजेपी की भी अटेंड की, वो देख के लग रहा था सारे दलों के झंडे हैं और अधिकतर बड़े नेता भी मौजूद रहते हैं जो भी वहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। ये समझ में आता है। गौरव जी, अब हम जब बातचीत के आखिरी लेग में हैं इस समय, आपका रेजिडेंस भी शायद आ ही गया है, जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो एक और व्यक्ति है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, वो है बदरुद्दीन अजमल, AIUDF के करता धरता। पिछले विधानसभा चुनाव में आपके साथ से 16 सीटें जीत कर आए थे। इस विधानसभा चुनाव में विधानसभा कार्यकाल में ही आप लोगों के अंदर दूरी दिख गई साफ साफ, और अब अलायंस में साथ नहीं है। मैं आज बदरुद्दीन अजमल के साथ भी बैठा हुआ था, उनका भी इंटरव्यू किया मैंने, और उनसे मैंने पूछा कि आप कांग्रेस के साथ नहीं हैं, और वो उनकी बातें सुनिए तो लगता है कि उनका कांग्रेस से जाना सिर्फ और सिर्फ गौरव गोगोई की वजह से हुआ है। इस अलायंस से जाना केवल गौरव गोगोई की वजह से हुआ है, और गौरव गोगोई की वजह से भी क्यों हुआ है, क्योंकि रकीबुल हसन जिन्होंने बदरुद्दीन अजमल को हराया था, उनके कहने पे गौरव गोगोई ने उनसे दूरी बनाई। लेकिन वो अभी भी साथ में बैठे हुए हैं कि अगर चुनाव में कल मेरे पास कुछ सीटें आ जाती हैं और कांग्रेस के पास सीटें आ जाती हैं, कांग्रेस सरकार बनने की स्थिति होती है, तो मैं उनको समर्थन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गौरव गोगोई नहीं लेंगे मुझे। आप ठीक है, आपने उनकी बात कही, पर थोड़ा खुद भी अगर आप वाकिफ़ होंगे तो हाल में ही जो राज्यसभा का जो निर्वाचन हुआ उसमें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने, उनके विधायकों ने खुलेआम एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन किया। शायद आपके ही चैनल के किसी पुराने इंटरव्यू में हिमंता बिश्वा शर्मा जी ने कहा कि वो मौलाना अजमल जी से बात करते रहते हैं, उनसे राजनीतिक काम निकलवाते रहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत निकलवाते रहते हैं, जिसकी बात तो हिमंता बिश्वा शर्मा जी ने खुद कबूल किया। मौलाना अजमल जी ने कभी नकारा नहीं, और हाल में ही AIUDF का समर्थन मिला। AIUDF के विधायक हिमंता बिश्वा शर्मा जी ने एनडीए में शामिल कर लिया, और उनके होते हुए आज उनके नाम पर उनके लिए वोट मांग रहे हैं कि इनका एक बहुत ही चहीदा विधायक है साजू, तो बोलते हैं साजू भाई को वोट दो, साजू भाई को वोट दो। तो इस कारणों के वजह से पिछले लोकसभा चुनाव में 10 लाख वोट से उन्हीं के लोकसभा के लोगों ने उनको नकार दिया। तो उनकी पार्टी को संपूर्ण रूप से आज असम के लोगों ने नकार दिया है, और आज भी उनकी राजनीति ऐसी है जो वास्तविक में हिमंता बिश्वा शर्मा की बी टीम के हिसाब से वही जो ये ताज है, और ये ताज उनके दल पर बहुत जचता है। बाहर रिज्यूम करें बातचीत को।
हिमंता की बी टीम कह रहे हैं आप बदरुद्दीन अजमल को, और वो इस बात से बहुत नावाकिफ़ हैं। वो बोलते हैं कि साहब हम तो नहीं हैं। अब आप कह रहे हैं कि हिमंता जो बयान देते हैं, हिमंता तो ये भी बयान देते हैं कि अखिल गोगोई मुझसे रात में बात करता है, बहुत ज़्यादा कई लंबे समय से मुझसे बात करता रहता है। वो भी लल्लन टॉप के इंटरव्यू में हिमंता ने कहा है पुराने कि अखिल गोगोई से मुझसे बातचीत होती रही। अगर यही बेंचमार्क रहा तो क्या चीज़ें ऐसे भी तय हो सकती हैं? अखिल गोगोई एक रिलायबल एलाई हो सकते हैं आपके लिए फिर? नहीं, अखिल गोगोई के साथ हमने समझौता किया है, तो अगर रिलायबल नहीं होते तो हम क्यों समझौता करते। इस बार तो हम बहुत स्पष्ट है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, खुल के बोलेगा, डट के बोलेगा, उनके साथ कांग्रेस पार्टी समझौता करेगी। तो इस प्रकार से हम आगे गए हैं। आप देख रहे हैं कि हम सभी दल, वामपंथी हो, ट्राइबल लीडर्स हो, आज जो भाजपा हिमंत बिश्व शर्मा की राजनीति है, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री जिनके परिवार के नाम पर अवैध संपत्ति, हमने तो इसीलिए सोचा है कि आने वाले समय में एक ऐसी कानून लाए जिससे कि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक अपने परिवार, अपने भाई, अपने बेटे के नाम पर सरकारी ठेका ना ले पाए, सरकारी सुविधाओं का लाभ ना ले पाए। इस प्रकार की हमको लानी पड़ेगी, और इतने जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उस पर तो उन पर कार्रवाई होनी पड़ेगी। आखिरी सवाल, हाउ डू यू सी हिमंता बिश्व शर्मा एज योर अपोनेंट एंड इन असम? देखिए, मुझे लगता है वो थोड़े मीडिया में ज़्यादा ग्लोरीफाइड है। मुझे नहीं लगता कि मीडिया उनको जितना ग्लोरीफाई करती है वो उस काबिल है। कई बार जब उनके और हमारे बीच में कई मुद्दे पर जब राजनीतिक तर्क वितर्क हुआ है तो उनकी बातें थोड़ी बच्चों जैसी लगती है। नहीं, अब ट्विटर पे तो होते रहता, आपने देखा ही होगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा, तो हर बात बेबुनियाद, हर बात बिना सबूत, हर बात बिना प्रमाण, हर बात जज्बाती, हर बात सीमा पार। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मीडिया में उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेम मिला है, जितना आप दर्शाते हैं व्यक्ति इतना काबिल नहीं है। चलिए, लल्लन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।